हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा वीडियो जनवरी 2022 की क्रोनोलॉजी का पार्ट 6 होगा। इसमें हमने ऑलरेडी पार्ट 5 तक जितने भी न्यूज़ थी उनको कवर कर लिया है। लास्ट हमारा टॉपिक था जो हमने पार्ट 5 में पढ़ाया था आपको, वो था पुरस्कार एवं सम्मान और खेल परिदृश्य। तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उसको हमने कवर कर लिया है। आज हम इसका प्रोबेबली कंक्लूडिंग पार्ट करेंगे, यानी कि नियुक्तियों वाला पोर्शन, जिसमें इंपॉर्टेंट जिन भी लोगों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों पर रखा गया है उसको हम पढ़ेंगे। और उसके अलावा फिर कोई जो इंपॉर्टेंट किताब है जो कि न्यूज़ में है, इंपॉर्टेंट डेज न्यूज़ में है, और जो वन लाइनर फैक्ट हैं, उन सारी चीज़ों को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आज का पूरा एजेंडा मैंने आपको बताया है। इस मैगज़ीन का पीडीएफ हम ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आईएएस एंड आरएस पर अपलोड कर चुके हैं, तो आप जा करके वहाँ से इसको जो है ले सकते हैं। तो आप उसको वहाँ से जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अलावा हमने फेब की जो क्रोनोलॉजी है फरवरी 2022 की, उसको भी हमने स्टार्ट कर दिया है। उसका हमने फर्स्ट पोर्शन कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, वो वाली क्रोनोलॉजी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आर्थिक समीक्षा, बजट, आपके भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट, पद्मश्री, पद्म अवार्ड्स, गणतंत्र दिवस के समारोह, ये सारी जो न्यूज़ है वो सब उसमें आपको मिल जाएगी। तो हालांकि क्रोनोलॉजी सारी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि 60 पेज की मैगजीन है, आपको पूरे एक महीने का करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है। तो आप इसको तो प्लीज़ कम से कम स्किप ना करें, इसकी तो चीज़ों को एक बार ढंग से पढ़ लें, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा और प्रमाण चाहिए तो आप आरएस का पेपर उठाइए, इस बार वाला प्रीलिम्स का। उसमें आपको जितना भी करंट अफेयर्स है वो सारे एब्सर्ड क्वेश्चन जो आपको लगेंगे वो आपको मिलेंगे नहीं आपको कहीं पर भी। अगर आप न्यूज़पेपर खंगालेंगे तब ज़रूर आपको मिल जाएंगे, लेकिन इतना टाइम कहाँ है आपके पास। तो आप जो है उन क्वेश्चंस को, अगर आप पुरानी हमारी जितनी भी क्रोनोलॉजीज़ हमने पढ़ी हैं उससे अगर आप मैच करेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से मिलेंगे। तो इसीलिए आपको ये मैगज़ीन पढ़नी है। अगर आप आरपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स के लिए ये मैगज़ीन पढ़ना मस्ट है। मस्ट मतलब तो मस्ट है, ठीक है। तो चलिए इसी बात के साथ में आज हम इस मैगज़ीन को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ, कौन कौन सी लोगों को कौन सी अच्छी बड़ी नियुक्तियों पर लगाया गया है। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर देखिए, एक तो आरएस के अंदर क्वेश्चन आया था कि किसी प्रेसिडेंट की नियुक्ति हुई थी और उनका नाम आपको बताना था, या नाम दे रखा था और बताना था कि कहाँ के राष्ट्रपति उनको नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, अब आप कहेंगे कि ये भी कोई क्वेश्चन है, ये तो फिल करने के लिए क्वेश्चन डालते हैं, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन आपको ऐसी मैगजीन्स में मिलेगा जो चर्चा में होती है, उनको ये मैगजीन इसमें कवर करती है। तो देखिए फर्स्ट पेज आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा। इस पेज को मैं पोस्ट कर दूंगी, अभी मेरे पास फिजिकल मैगजीन है तो मैं उससे देख करके आपको बता दूंगी। तो आप इसको मेरे हिसाब जो मैं बोल रही हूँ उसको आप सुनिएगा, बाकी इस पेज को मैं पोस्ट कर दूंगी वहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट जो इसमें है वो है विक्रम मिस्री के नाम लिखा है, विक्रम मिस्री। इनकी नियुक्ति की गई है। किस पोस्ट पर इनको नियुक्त किया गया है? तो इनको उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं, और इनको जो है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो बनाया गया है, ठीक है। और चाइना से संबंधित जो मामले हैं, चीन संबंधित जो मामले हैं, उनके विशेषज्ञ और बीजिंग में पूर्व भारतीय राजदूत जो है ये रहे हैं, ठीक है। तो चाइना संबंधी मामलों में इनका एक्सपर्टीज़ है, इसलिए इनको क्या बनाया गया है? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है। और ये आईएफएस ऑफिसर रहे हैं। आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस में रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, इंडियन फॉरेन सर्विस में तभी तो किसी भी मामले के विशेषज्ञ बने हैं। तो ये जो है, अभी इनसे पहले पंकज सरन थे। इनसे पहले कौन थे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? पंकज सरन। तो उनका स्थान ये लेंगे और ये डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे अजीत डोभाल जी को, ठीक है। सेकेंड आर्टिकल पे चलते हैं। सेकेंड आर्टिकल में जो है, अब यहाँ पर भी आपको नाम दिखाई नहीं देगा, आपको गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन कोई नहीं, कंट्रोल उदय। यहाँ पर देखिए जो है नाम लिखा है हरजिंदर सिंह। ये जो है हरजिंदर सिंह, इनको शीतकालीन ओलंपिक जो खेल हैं उनमें भारतीय दल का शेफ डी मिशन नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया है? शेफ डी मिशन जो है वो नियुक्त किया है, यानी भारतीय दल की अगुवाई करने के लिए ये यहाँ पर जाएंगे। नाम क्या है इनका? हरजिंदर सिंह है, ठीक है। तो ये है कौन, किस पोस्ट पर है? तो देखिए भारतीय ओलंपिक संघ में जो है आइस हॉकी जो संघ होता है, आइस हॉकी संघ, आइस हॉकी, ठीक है। तो आइस हॉकी संघ के महासचिव हैं ये, ठीक है। तो यहाँ इनको जो है 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ है उसके अंदर भारतीय दल का जो मिशन है उसका हेड, यानी हेड को बोलते हैं ये शेफ डी मिशन, वो नियुक्त किया गया है। तो बस इसमें इतनी इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ काम की थी। यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि भारत ने वर्ष 1964 में, ठीक है, पहली बार जो है शीतकालीन ओलंपिक्स में जो है यहाँ पर भाग लेना स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलेंगे। तो ये है
कि अतुल दिनकर राणे जो हैं उनको ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। तो ये जो ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड की है ये हमने पहले भी पढ़ा था। अभी जो पुराना जो हमारा अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने पढ़ा था इसको कि इसकी स्थापना जो है 1998 में की गई थी। DRDO, रशियन स्पेस एजेंसी और इन सबसे के द्वारा मिलकर के इसकी स्थापना की गई है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट नियुक्ति हो गई। उसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलेंगे तो वो है विवेक जौहरी के ऊपर। ये विवेक जौहरी जो है इनको CBIC क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, इनके अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये एक IRS ऑफिसर रहे हुए हैं, यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अंदर जो है रहे हुए हैं, इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो इनको जो है इसका अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। अब देखिए, अगर कुछ मैं आपको CBIC के बारे में बताऊं, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, ये यहाँ पर लिखा है। तो देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क, पूर्व में केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा बोर्ड इसका नाम हुआ करता था। भारत सरकार और वित्त मंत्रालय के अधीन ये राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। ठीक है, भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय के अंदर भी जो राजस्व विभाग होता है उस विभाग का ये हिस्सा है CBIC। ठीक है, और ये जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस को लगाने का और उनका जो भी करारोपण है उससे रिलेटेड ये कार्य करता है। जैसे कि सीमा शुल्क है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से हो गए, आपका सीमा शुल्क हो गया। ठीक है, फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया जिसको आप GST कहते हैं। फिर आपका केंद्रीय माल एवं सेवा कर एवं एकीकृत माल एवं सेवा कर के कर रोपण। ठीक है, ये है। तो ये सारे जो शुल्क हैं वो इनके द्वारा, इस संस्था के द्वारा जो है वो निर्धारित किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे देखिए कि प्रदीप कुमार रावत जो है उनको चीन में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या नाम है, प्रदीप कुमार रावत। उनको चाइना के अंदर भारत का नया राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाइना में भारत के राजदूत का नाम क्या है। तो प्रदीप कुमार रावत इनका नाम है। ठीक है, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, अब आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। वो एक पेज है, अब उसकी टेंशन ना लें। मैं उसको अभी जो है इसका फ़ोटो क्लिक करके और मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगी, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए अलका उपाध्याय जो है उनको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्षा के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, अलका उपाध्याय, और इनको जो NHAI हैं उनकी जो है अध्यक्षा के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये थोड़ा सा नाम है, पढ़ लेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, आपके जो है दिमाग में आ जाएगा। फिर है संबित पात्रा, इनको भारतीय पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में जो है वो नियुक्ति मिली है। तो ये BJP के प्रवक्ता हैं, वही वाले संबित पात्रा हैं, आप तो जानते ही हैं आखिरकार। तो इनको जो है भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, भारतीय पर्यटन विकास निगम, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इसको 1966 में बनाया गया था। इसने देश में पर्यटन के उत्तरोत्तर विकास, संवर्धन और विस्तार में भूमिका निभाई है। भारत पर्यटन विकास निगम पर्यटन मंत्रालय के तहत भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक आतिथ्य, खुरदरा और शिक्षा कंपनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर देखिए संजीव मेहता जो है उनको फिक्की का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। फिक्की क्या है, तो फिक्की है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो इनका अध्यक्ष किसको बनाया गया है, अभी संजीव मेहता को बनाया गया है। मेहता ने इस पद पर उदय शंकर का स्थान लिया। किसका स्थान लिया वो छोड़िए, ये यूनिलीवर के जो दक्षिण एशिया के अंदर जो है उसके भी ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो फिक्की की स्थापना देखिए महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर के द्वारा की गई थी। और फिक्की का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ठीक है, फिर देखिए अब हम अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां पढ़ेंगे, यानी कि इंटरनेशनल न्यूज़ में हमारे भारतीयों का क्या योगदान है वो देखते हैं। तो देखिए भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नांदरन कोलप्पन। ठीक है, क्या नाम है, नांदरन कोलप्पन। ठीक है, तो नांदरन जोड़ी कोलप्पन इनका नाम है। इनको जो है दक्षिण अफ्रीका जो देश है वहाँ की न्यायिक पीठ के अंदर जो है सर्वोच्च न्यायिक पीठ जो है उनका जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर इनको जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है हमारे लिए, तो इसको स्टार लगा लेंगे अपन। ठीक है, सेकंड न्यूज़ देखिए, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पराग अग्रवाल जो है ट्विटर के नए CEO बने हैं। ठीक है, पराग अग्रवाल जो हैं वो ट्विटर के नए CEO बने हैं। ये पराग अग्रवाल जो है वो अजमेर राजस्थान से जो है इनका जन्म है। भारतीय मूल के तो हैं, अब ये बताने की ज़रूरत कहाँ है। तो देखिए उन्होंने इस पद पर ट्विटर के सह संस्थापक जैक डॉर्सी का स्थान लिया है, जिन्होंने 29 नवंबर 2021 को ये पद छोड़ दिया है।
पराग अब S&P 500 में सबसे कम उम्र के जो हैं वो CEO हैं। और IIT बॉम्बे और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र पराग अग्रवाल वर्ष 2011 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में ट्विटर के साथ जुड़े थे और अब जो है देखिए वहाँ पर जो है ये CEO के पद पर कार्य करेंगे। देखिए ट्विटर की जो शुरुआत है वो डोर्सी के ही ट्वीट से हुई थी। ट्विटर के सह संस्थापक डोर्सी ने 2006 में पहला ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर। और ट्विटर का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, सैन फ्रांसिस्को USA के अंदर। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और गर्व की बात भी है कि हमारे भारत के जो व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं, उनको वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनको CEO का पद मिला है। नाम ध्यान रखिएगा, पराग अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैं कह रही हूँ कि RS के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे थे कि जो राष्ट्रपति है उनके बारे में बताना था। तो अगर आप न्यूज़पेपर से पढ़ना चाहेंगे तो न्यूज़पेपर में तो इतनी सारी चीज़ें आती है कि न्यूज़पेपर से तो पेपर RS का जो पेपर सेटर है वो भी नहीं बना पाता है। ठीक है, तो क्योंकि ये है ना, जैसे UPSC के अंदर क्या होता है ना कि फ़िक्स होता है कि इस तारीख को एग्ज़ाम लेना है और उनके फ़िक्स चीज़ें चलती है, तो इसीलिए वो हर चीज़ को एनालाइज करते हैं और वो पेपर्स उस तरीके से सेट होते हैं। अब यहाँ पर पता ही नहीं चलता है कि जैसे 2018 में दिसंबर में पेपर बना था और उसको आपने जून में वितरित किया है, तो फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। ठीक है, तो आप वहीं तक की अपडेटेड न्यूज़ ही उसमें इंक्लूड कर पाते हैं। तो यहाँ कई सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स और चीज़ें भी जो है मैटर करती हैं, तो इसीलिए आप जो है मैगज़ीन को ज़रूर से रेफ़र करें। मैगज़ीन पढ़ना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अगर आप सूजस जैसी मैगज़ीन है, ठीक है, जैसे इस बार गलत लिख दिया मैंने, सूजस है, तो सूजस से इस बार जो है 2 सवाल आए थे। ठीक है, और भी आए होंगे लेकिन 2 सवाल तो मुझे पता है कि एक तो जो है उसका एक जो गेहूं होता है उसकी वैरायटी के ऊपर कोई क्वेश्चन आया था और एक शायद कोई मेला था या त्यौहार था, इस पर एक क्वेश्चन आया था, तो वो डायरेक्टली सूजस में दे रखा था। लेकिन आप ये देखिए कि हम ये 60 पेज की मैगज़ीन पढ़ते हैं और इसमें से हमारे 20 सवाल निकल रहे हैं। ठीक है, और वहीं हम कोई 150-200 पेज की मैगज़ीन पढ़ते हैं और उसमें से 2 सवाल निकल करके, ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 5 सवाल निकल के आ रहे हैं, तो ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशो किसका है, तो ये भी थोड़ा सा पढ़ने से पहले ध्यान में रखें। तो मैंने कल एक किसी व्यक्ति का उसमें YouTube में पढ़ा था कि अधिकतर लोग इसीलिए जो है कहते हैं ना अपनी आउटपुट नहीं दे पाते हैं। देखिए फेल पास अलग बात होती है, लेकिन हम हमारा आउटपुट इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि हम घटिया कंटेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो घटिया कंटेंट नहीं पढ़ना चाहिए। तो घटिया कंटेंट का मतलब क्या है कि वो 500-500 पन्ने पढ़ रहे हैं और उसमें से सवाल फिर उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा और सवाल कम निकलते हैं, तो वो घटिया कंटेंट हो गया, जिसका भाई है उसमें से चीज़ें लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है। अब एक मैगज़ीन को इसको पढ़ने में आपको 2 घंटे लगते हैं, तो जो है इस पर आपको फोकस करना चाहिए, मैं ये कहूँगी। तो देखिए नेक्स्ट जो नियुक्ति है वो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति है जिसका नाम है गैब्रियल बोरिक। ये कौन है, ये चिली के जो है नए राष्ट्रपति इनको बनाया गया है। तो ये आपका दक्षिण अमेरिका है और यहाँ पर आपका चिले पड़ता है। ठीक है तो ये जो है गैब्रियल बोरिक जो हैं ये चिली के नए राष्ट्रपति और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त किए गए हैं। अब कितने वोटों से जीते क्या जीते ये हमारे काम का नहीं है। चिली को आधिकारिक तौर पर चिली गणराज्य जो है वो चिली रिपब्लिक कहा जाता है और ये दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित लंबा और सकरा देश है। मैंने बताया आपको ये यहाँ वाला जो देश है ये आपका चिली है और इसमें जो सीमाएं हैं वो देखिए पेरू से, बोलीविया से, अर्जेंटीना से लगती है और ड्रेक पैसेज से ये अंटार्कटिका से अलग होता है। ठीक है, ये विश्व का सबसे दक्षिणी देश है और चिली की राजधानी क्या है, सेंटियागो, और यह चिली का सबसे बड़ा शहर भी है। तो स्पेनिश जो है वो चिली की राष्ट्रीय भाषा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें होंगी चिली के ऊपर। तो यहाँ आपका मैप भी रिवाइज हो गया है, आप उसको एक बार मैप में भी देखना। लेकिन फिर देखिए यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ के बारे में तो अपन जानते ही हैं। तो यूनिसेफ जिसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, इसको 11 दिसंबर 1946 को ही बनाया गया था। ठीक है, और इसका जो है हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है आप बताएंगे। हेडक्वार्टर जो है यूनिसेफ का वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है, जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था बने तो पहले ये चीज़ पता कर लें कब बनाया गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या था और इसके अलावा उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इन पे क्योंकि ऐसे जो है ना, इसको मैं कहती हूँ एकदम ट्रिवियल क्वेश्चन, अगर ये किसी एग्जाम में आता है और हमारा गलत होता है तो वो अच्छी बात नहीं है। तो देखिए अभी इसके नए अध्यक्षा के रूप में, अध्यक्षा लिखा है यानी कि जो है फीमेल हैं, इनका नाम है कैथरीन रसेल, उनको बनाया गया है। ठीक है, तो एंटोनियो गुटरेस कौन है, ये है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। इन्होंने जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सलाहकार कैथरीन रसेल कौन है, अमेरिका की राष्ट्रपति की सलाहकार हैं, इनको जो है यूनिसेफ की नई अध्यक्षा के रूप में नियुक्त किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है ये भी। और देखिए इसमें इनके बारे में कुछ अगर आप पढ़ना चाहें तो रसेल जो है व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल की प्रमुख हैं। ठीक है, ये तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया कि अध्यक्षा हैं उनकी।
ठीक है। और फिर क्या है देखिए, हाँ अब देखिए उल्लेखनीय है कि अमेरिका जो है यूनिसेफ का सबसे बड़ा वित्त पोषक है, इसीलिए तो देखिए अमेरिका की जो सलाहकार हैं उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। यूनिसेफ 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में बच्चों के जीवन को बचाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और बचपन से किशोरावस्था तक उनकी क्षमता को पूरा करने में मदद करने के लक्ष्य के साथ जो है वो काम करता है। तो ये यूनिसेफ का लक्ष्य हो गया। तो आपसे यूनिसेफ के बारे में पूछे, कोई भी व्यक्ति आपसे सवाल पूछता है तो आप सबसे पहले बताएंगे कि हाँ भाई इसकी स्थापना जो है वो 1946 के अंदर हुई थी, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क के अंदर है और इसके अंदर जो है कई सारे देश जो है इसके भाग हैं और इसके अंदर बच्चों के जीवन को बचाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने, इनसे संबंधित जो है कार्य किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा वित्त पोषक कौन है, तो वो अमेरिका है। और हाल ही में इसका जो नई अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया, कैथरीन रसेल को। ये हो गया इनके बारे में। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है। गीता गोपीनाथ जो है उनको IMF के FDMD की जो भूमिका है उस की नई भूमिका जो है वो दी गई है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आप जानते ही हैं IMF की मुख्य अर्थशास्त्री भारतीय अमेरिकी गीता गोपीनाथ को IMF के फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, FDMD यानी कि फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में पदोन्नत किए जाने की घोषणा की गई है। गोपीनाथ इस पद पर जियोफ्रे ओकामोटो का स्थान लेंगी और ये जो IMF के फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में वे निगरानी और संबंधित नीतियों का नेतृत्व करेंगे, अनुसंधान और प्रमुख प्रकाशनों की देखरेख वगैरह, ये तो देखिए इनके कार्य हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि भारतीय मूल की किसी जो महिला हैं उनको IMF का जो है फर्स्ट जो क्या कहते हैं उसको फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो देखिए गीता गोपीनाथ को विश्व में दिग्गज अर्थशास्त्री जो है वो माना जाता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अब मैंने कल ही एक नाम बताया था जो कि नीना गुप्ता करके हैं, है ना, जिनको कि रामानुजाचार्य अवार्ड मिला है मैथमेटिक्स में। और अभी गीता गोपीनाथ जी इनको इकोनॉमिक्स के अंदर जो है सबसे दिग्गज माना जाता है। तो ये कभी ना कहें कि महिलाओं की गणित जो है वो कमज़ोर होती है, ठीक है। तो गीता गोपीनाथ को विश्व में दिग्गज अर्थशास्त्री माना जाता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल फाइनेंस और माइक्रो इकोनॉमिक्स संबंधित रिसर्च के लिए भी जाना जाता है। वर्ष 2019 के अंदर जो है गीता गोपीनाथ को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रवासी भारतीय आप जानते ही हैं कि जब गांधी जी 9 जनवरी को लौट करके आए थे साउथ अफ्रीका से, तब जो है इस दिन जो है ये अवार्ड जो है दिए जाते हैं ऐसे भारतीय डायस्पोरा यानी कि भारतीयों को, जो कि अंग्रेज़ों के समय जिनको आप गिरमिटिया भी कहते हैं, प्रवासी भारतीयों गिरमिटिया भी कहते हैं, ठीक है। गिरमिटिया मतलब कि एक परमिट के द्वारा जो है विदेशों में नौकरी करने उस समय इनको भेजा गया था। तो परमिट होते होते गिरमिट हो गया, परमिट का नाम गिरमिट हो गया और इन लोगों को गिरमिटिया कहा जाने लगा। तो इनको वैसे बेसिकली अंग्रेज़ों के द्वारा प्लांटेशन जो क्रॉप्स होती हैं उनको उगाने के लिए लेके जाया जाता था। तो कई सारे आपको जो हमारे प्रवासी भारतीय ट्रिनिडाद टोबैगो और ऐसे स्थानों पर मिल जाएंगे आज भी। तो उनका सम्मान जो है वो हमारे देश में किया जाता है और 9 जनवरी को जो है इनके लिए एक उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये भी गीता गोपीनाथ भी क्या है, एक प्रवासी भारतीय हैं, इंडियन डायस्पोरा हैं, ठीक है, और इनको यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। तो देखिए वर्ष 2019 से ही IMF में चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर कार्य कर रही हैं और गोपीनाथ IMF के इतिहास में पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री भी हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इनके बारे में है, तो आप याद रखेंगे इसे। फिर देखिए अन्य नियुक्तियों में ओल्फ शॉल्ज जो हैं उनको जर्मनी के चांसलर के रूप में जो है वो यहाँ पर नियुक्त किया गया है। फिर जो है आर्क बिशप डेसमंड टुटू जो है ये दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला हुआ है और हमारे देश से भी इनको महात्मा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और इनको जो है दक्षिण अफ्रीका में कंट्रीज़ मॉरल कंपास यानी कि देश का नैतिक कंपास भी कहा जाता है। तो इन्होंने काफ़ी रंगभेद के खिलाफ में संघर्ष किया था। तो इनका नाम थोड़ा हम ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ से संबंधित है, तो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। फिर है जस्टिस GT नानावती। तो देखिए इनका नाम आपने सुना होगा, नानावती आयोग का नाम सुना होगा। गोधरा जो दंगे हुए थे गुजरात में, तो उसके ऊपर इनकी अध्यक्षता में आयोग का जो है वो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। फिर उसके अलावा जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, इनका बारे में तो आपको पता ही है कि राष्ट्र को सबसे ज़्यादा जो क्षति इस साल जो देखने को मिली वो जो है एक जो प्लेन क्रैश है उसके अंदर जो देश के पहले CDS बने थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका इसमें क्रैश में निधन हो गया है। अपनी पत्नी सहित और कई सारे जो इनके साथ में थे उन लोगों के साथ में जो है ये जो अब नहीं है। ये उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड के रहने वाले थे और इनको जो है स्क्वाड ऑफ ऑनर का अवार्ड भी जो है वो दिया जा चुका है भारतीय सेना के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है
जनरल बिपिन रावत को दिसंबर 1978 में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन किया गया था और जहां उन्हें स्क्वाड ऑफ ऑनर का अवार्ड भी दिया गया। फिर कुछ अन्य हस्तियों में देखिए यहाँ पर एम शारदा मेनन का नाम है। ये भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी, ठीक है, पहली महिला मनोचिकित्सक थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। 98 वर्ष की ये थी, तो इनके बारे में भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और इनको जो है पद्म भूषण से जो है वो सम्मानित किया गया था। फिर उसके अलावा जो विनोद दुआ हैं, विनोद दुआ के बारे में तो आप जानते ही हैं। विनोद दुआ जो हैं आपके वरिष्ठ पत्रकार, टीवी पत्रकार रहे हैं, तो इनको तो आप न्यूज़ में भी देखते हैं। और जायका इंडिया का नाम का जो टीवी चैनल है, सॉरी एक चैनल था, एपिसोड था, वो भी फूड शो था, वो भी ये चलाते थे। और इनको सर्वश्रेष्ठ सम्मान जो है रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। फिर देखिए रफ़ीकुल इस्लाम है, प्रसिद्ध विद्वान और बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रोफेसर। इनका भी 87 वर्ष की आयु में भी निधन हो गया। थोड़ा नाम अगर आपके दिमाग में रहे तो जो है काम चल जाएगा, बाकी इतना दिमाग में ये ना रखें कि इसको याद करना ही करना है, रटना ही है। फिर देखिए चर्चित कुछ व्यक्ति रहे, जैसे हरभजन सिंह, उन्होंने संन्यास ले लिया है सभी प्रकार के क्रिकेट के प्रारूपों से। और जो हमारी पीवी सिंधु जी हैं, उनको जो है BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है उसके सदस्य के रूप में उनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अन्य सदस्यों के साथ में इनको भी जो है नियुक्ति मिली है, ठीक है। देखिए पीवी सिंधु की जो उपलब्धियां हैं वो देख लेते हैं। तो रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक इनको मिला था। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता। प्रतिष्ठित विश्व चैंपियनशिप में 2 रजत, 2 कांस्य और स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीते हैं। इतना तो याद रहेंगे नहीं, लेकिन ओलंपिक्स में जो है इन्होंने 2 बार मेडल जीते हैं, तो ये हमें याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट जो है उत्तराखंड के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अभी किसको बनाया गया, तो ऋषभ पंत को जो है उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। युवाओं को खेलकूद के प्रति प्रोत्साहित करना, जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करना, ये इसमें ब्रांड एम्बेसडर का कार्य होता है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, जो शीतकालीन राजधानी है, और गिरसान जो है वो उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ठीक है। उत्तराखंड का राज्यपाल जो है वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। तो ये कुछ चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, बेसिक फैक्ट्स है मतलब। फिर है अनिल मेनन, इनको नासा द्वारा भविष्य के मिशनों के लिए जो है वो चयनित किया गया है। तो ये जो अनिल मेनन है भारतीय मूल के हैं और इनको नासा के द्वारा जो अभी स्पेस मिशन जाएगा, तो अंतरिक्ष यात्री के तौर पर इनको जो है इसमें नियुक्त किया गया है। ये एक चिकित्सक है, भारतीय मूल के चिकित्सक हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको इसमें जो है वो लिया गया है। फिर देखते हैं कुछ चर्चित स्थलों के बारे में। तो चर्चित स्थल में एक ही स्थल के बारे में दे रखा है, यह है सेमेरू ज्वालामुखी। तो इसमें सेमेरू ज्वालामुखी क्या है, नाम आपको पता चल गया। अब आपको पता होना चाहिए कहाँ का है, तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप का है ये, और यहाँ पर अभी विस्फोट देखने को मिला था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखिए कि सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ पर जो है विस्फोटित हुआ हाल ही में, तो ये इंडोनेशिया में है, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट दिवसों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ दिवस तो मुझे भी याद है, जैसे कि 1 दिसंबर, मुझे भी पता है कि 1 दिसंबर जो है विश्व एड्स दिवस होता है। इस बार की थीम भी देख लेते हैं। तो थीम है इसकी, असमानताओं को खत्म करो, एड्स खत्म करो और महामारी को खत्म करो, एंड द इनइक्वालिटीज़, एंड एड्स एंड एंड पेंडेमिक्स। उसके अलावा जो है 3 दिसंबर हमको पता होना चाहिए। 3 दिसंबर जो है आपका वो होता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल पर्सनस विथ डिसेबिलिटीज़ डे, तो ये भी हमको याद है। उसके अलावा जो 5 दिसंबर है आपका, वो जो है हमको पता होना चाहिए, जो कि मृदा दिवस के रूप में हम मनाते हैं, सॉइल्स डे जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद में 6 दिसंबर भी हमको पता होना चाहिए, वो जो है बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है, ठीक है। फिर 6 दिसंबर के बाद में आता है आपका जो है 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर के अंदर जो है वो ह्यूमन राइट्स डे यानी कि मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसी के मानवाधिकार दिवस के बाद में ही जो है आपके 11 तारीख को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना यूनिसेफ के बारे में, तो वही चीज़ है। फिर उसके अलावा जो है देखिए 16 दिसंबर जिसको कि हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर जो है 23 दिसंबर जिसको अभी ही डिक्लेयर किया गया था किसान दिवस के रूप में मनाने के लिए, राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जो है देखिए ये जो है 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री थे उनकी जयंती आती थी इस दिवस पर, इसीलिए इसको किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर उसके बाद देखिए 24 दिसंबर जो है वो आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 25 दिसंबर भी आपको पता है कि 25 दिसंबर को जो है वो जो है अपने जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म दिवस है उसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और 25 दिसंबर को ही मदन मोहन मालवीय का भी जन्म दिवस आता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है।
तो देखिए इसमें जो है आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो जो मैंने अभी चीज़ें पढ़ाई है उनको तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो 2 दिसंबर है उसको इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी यानी कि दास्ता उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस की इस बार की थीम थी एंडिंग स्लेवरी, क्या लिखा है, एंडिंग स्लेवरीज लीगेसी ऑफ रेसिज्म और ग्लोबल इम्पेरेटिव फॉर जस्टिस। उसके अलावा जो है 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आपको बता दी है। आप एक बार इनको जो है रीड आउट कर लीजिएगा। बाकी जो है सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हो गई हैं। ठीक है, अब हम कुछ चर्चित पुस्तकों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट पुस्तक जो बुक है वो है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। ये जो है संजू वर्मा के द्वारा लिखी गई है। ये एक अर्थशास्त्री हैं और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं और इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के दूसरे जो कार्यकाल हैं उसके उपलब्धियों के जो है उसमें दर्शाया है। फिर है तुषार कपूर जो कि एक एक्टर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है बैचलर डैड, खुद की लिखी हुई है तो ये तो ध्यान रह जाएगा। फिर है इंडियाज़ एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस, ठीक है, ये लिखी है डॉक्टर रेखा चौधरी ने। और फिर है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, ये योगी जी के बारे में है और ये लिखी है शांतनु गुप्ता ने। फिर है मोदीज इंडिया हिंदू नेशनलिज्म एंड द राइज ऑफ एथनिक डेमोक्रेसी, ये लिखी है क्रिस्टोफे जेफ्रो लेट ने। ठीक है, और फिर है द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया चाइना तिब्बत, ये लिखी है निरुपमा राव ने। फिर देखिए एक बुक है जिसका नाम है जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी जस्टिस फॉर द जज। ये जो बुक है ये रंजन गोगोई जी के द्वारा लिखी गई है जो कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हुए हैं। तो देखिए कुछ, अब देखिए इसमें बुक्स में ऐसा होता है ना कि आप इंपॉर्टेंट जो बुक्स है वो आपके दिमाग में रह जाती है, लेकिन लेस इंपॉर्टेंट बुक्स वहाँ वो लोग पूछ लेते हैं। तो इसमें तो है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो 0। ठीक है, अगर आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है। बाकी इसके अलावा अगर आप न्यूज़पेपर में कोई ऐसी बुक पढ़ते हैं तो उसको आप थोड़ा दिमाग में रखिए। बाकी यहाँ से सवाल पढ़ भी लें तब भी जो है हम सही लगा पाएंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने कई फ्रेंड्स को मेरे देखा तो उनका ये जो बुक्स वाला सवाल होता है वो गलत हो ही जाता है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। हाँ, ये जो क्योंकि करंट की बुक्स है ना, साहित्य वाली बुक्स नहीं कह रही हूँ मैं, जो कि लिटरेरी बुक्स होती हैं जो कि हम राजस्थान कल्चर में या उसमें पढ़ते हैं, वो किताबें तो हमें आनी ही चाहिए। बाकी यहाँ जो करंट वाली जो किताबें हैं किसने कौन सी लिखी, तो यहाँ कन्फ्यूज़न बना ही रहता है, तो रिस्क है इसके अंदर। तो यहाँ आप थोड़ा रटने में समय कम ही व्यर्थ करें अपना। अब देखिए हम पढ़ेंगे सम्मेलन, बैठक और कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, तो लोकतंत्र के लिए एक शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया था। तो देखिए ये जो लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन हुआ है, समिट का मतलब होता है शिखर सम्मेलन, और इसका मतलब होता है कि इसमें जितने भी राष्ट्र हैं उनके जो टॉप मोस्ट लीडर होंगे, जैसे कि यूएसए के प्रेसिडेंट हुए, भारत के प्राइम मिनिस्टर हुए, ये उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो शिखर सम्मेलन अगर कहीं पर भी लिखा हुआ आता है यानी कि राष्ट्र के अध्यक्ष जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखिए अमेरिका जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत है, लेकिन सबसे पहला विश्व का लोकतंत्र वो कौन सा है, अमेरिका है। तो अमेरिका ने भी हाल ही में कहा है कि भाई ये जो डेमोक्रेसी के लिए समिट हुआ है इसके अंदर वो भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, स्वतंत्र मीडिया को बढ़ाने के लिए जो है फंडिंग करेगा, मतलब इसके लिए एक पहल शुरू करेगा, और उसके लिए उसने अलॉटमेंट भी किया है 42.4 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, 42.4 करोड़ डॉलर जो है उसका इन्होंने फंडिंग भी की है। तो इस पहल की घोषणा उन्होंने विश्व भर में लोकतंत्र की कथित खतरनाक स्थिति को पलटने के लिए विश्व के नेताओं से उनके साथ काम करने का आह्वान किया है। तो इसमें 100 देशों ने भाग लिया था, भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, और भारत ने भी अपने 4 स्तंभ दिए हैं कि भाई लोकतांत्रिक शासन के 4 स्तंभ के रूप में संवेदनशीलता, जवाबदेही, भागीदारी, सुधार, अभिविन्यास, ये सभी जो चीज़ें हैं ये हमको लेकर के आनी है। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं और ये आपके कहीं लिखने में काम आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि 5वां हिंद महासागर शिखर सम्मेलन जो है वो अभी 5वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है वो अभी अबू धाबी के अंदर आयोजित हुआ है। तो देखिए हिंद महासागर से संबंधित है, तो हिंद महासागर के आसपास के जो देश हैं उनसे संबंधित ये होगा, और इसमें 5वां जो ये सम्मेलन हुआ है 2021 में, ये अबू धाबी की जो राजधानी है, अबू धाबी जो है वहाँ पे हुआ है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है, तो इस सम्मेलन का विषय था इंडियन ओशन इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड एपिडेमिक, यानी कि हिंद महासागर, पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और महामारी। ठीक है, सम्मेलन के अध्यक्ष जो हैं वो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे थे। उपाध्यक्ष जो है वो हमारे भारत के एस जयशंकर थे। ठीक है, और मतलब ये कंबाइंड रूप में थे। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय विदेश मंत्री जो एस जयशंकर उन्होंने किया है।
अब इसमें कहा क्या गया है कि उसमें कहा है कि भाई हिंद महासागर में चीन की जो बढ़ती ताकत है उसके ऊपर प्रकाश डाला है कि कैसे हम उसको जो है यहाँ पर रोक सकते हैं, कैसे हमें एक जो है संयुक्त मोर्चा उसके लिए लेना चाहिए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयशंकर ने विश्व में नौवहन और हवाई क्षेत्र में निर्बाध व्यापार की स्वतंत्रता का सम्मान करने के महत्व पर भी जो है वो बल दिया है। तो 2 बातें इस हिंद महासागर सम्मेलन में हुई है। आपको क्या याद रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये अबू धाबी में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब आप सीधे आइए इस पेज पर। यहाँ देखिए, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये गुजरात में आयोजित किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री जी ने भी जो है किसानों को संबोधित किया है। मुख्य बात यहाँ पर देखिए क्या है, उन्होंने यहाँ पर मुख्य जो चीज़ है जिस पर उन्होंने जो है बल दिया है, तो पहली चीज़ तो ये देख लीजिए कि केंद्रीय कृषि मंत्री हमारे कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पर जो है शून्य बजट प्राकृतिक खेती जो है उसके ऊपर एम्फसाइज किया है, उस पर बल दिया है। अभी शून्य बजट प्राकृतिक खेती क्या होती है कि देखिए, ऐसी खेती जिसके अंदर जो है जो लागत है वो कम से कम है। तो लागत कम से कम, तो हमारी जो गांव की जो प्राकृतिक खेती हुआ करती थी जिसमें हम गाय के गोबर को खाद के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है, जो कृषि पद्धति है उसको बहुफसलीय बनाते हैं, नीम कोटेड यूरिया वगैरह का यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें यूज़ में आनी चाहिए। जो अन्य पारंपरिक प्रथाएं हैं जैसे बायोमास के साथ में मिट्टी में गीले घास डालना या साल भर मिट्टी को हरित आवरण से ढककर रखना, ये सारी जो विधियां हैं, बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत खेत, ये सारी जो चीज़ें हैं ये जीरो बजट खेती में आती हैं। तो आपसे मेंस का क्वेश्चन बनता है शून्य बजट प्राकृतिक खेती जो है वो क्या होती है, तो उसमें ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, छठा भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन जो है नदी संसाधनों का आवंटन क्षेत्रीय स्तर पर नियोजन एवं प्रबंधन से रिलेटेड ये हुआ है। तो देखिए, ये जो है ये सम्मेलन 2012 से बुलाया जा रहा है और इस बार जो है इन्होंने गंगा जो नदी घाटी है उसके प्रबंधन का इनका टॉपिक था कि भाई किस तरीके से इसको साफ़ किया जाए। और इन्होंने जो है नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च के बीच जो है जो भारत है और जो नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च है, कीचड़ प्रबंधन के क्षेत्र में विकास के लिए समझौता जो है वो उसमें हस्ताक्षर हुए हैं। उसके अलावा जो डेनमार्क और यूपीएस हंगरी जो है इसके साथ में भी जो है समझौते जो है गंगा नदी घाटी की बहाली को लेकर के जो है संरक्षण को लेकर के साइन किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए, भारत जल प्रवाह सम्मेलन एक वार्षिक सम्मेलन है। इसमें देश में जल से संबंधित कुछ सबसे बड़ी समस्याओं के आदर्श समाधान ढूंढने पर विचार विमर्श किया जाता है और पहली बार यह सम्मेलन जो है 2012 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे, यह है फिनटेक इन्फिनिटी फोरम। तो देखिए, फिनटेक इन्फिनिटी फोरम जो है ये प्रधानमंत्री जो है हमारे, उन्होंने वर्चुअल रूप से जो है इसका नेतृत्व किया है। आपने एक चीज़ सुनी होगी, गिफ्ट सिटी। तो देखिए, गिफ्ट सिटी क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, तो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। और ब्लूमबर्ग के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण जो IFSC है, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, गांधीनगर गुजरात में ही है। तो इनके द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया है। फोरम के पहले संस्करण में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम भागीदार देश थे और इस वर्ष के फोरम में नीति आयोग, इन्वेस्ट इंडिया, फिक्की, नेस्कॉम मुख्य रूप से साझेदारों में है। ठीक है, तो ये फिनटेक का मतलब क्या है, तो फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजी है, फिनटेक मीन्स मतलब होता है फाइनेंशियल, वित्तीय जो टेक्नोलॉजी है उसके संबंध में जो है ये लोग कार्य करते हैं। ठीक है, नई नई चीज़ों को जो एक्सप्लोर करते हैं। अब देखिए, फिनटेक के बारे में और IFSA के बारे में कुछ दे रखा है। देखिए, ये जो है आपका IFSA, इसके ऊपर UPSC ने 2016 के अंदर जो है प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, क्योंकि उसी समय बजट के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के तहत की गई थी। यह संस्था भारत के में जो वित्तीय उत्पाद है, वित्तीय सेवाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, उनके नियमन विकास के एकीकृत प्राधिकार के रूप में काम करती है। इस समय गिफ्ट IFSC भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है ये। ठीक है, जिसका जो स्थापना वो कहाँ पर की गई है, गुजरात में की गई है। ठीक है, अब देखिए कॉन्वोक 2021-22। तो ये कॉन्वोक क्या है, तो ये कॉन्वोक जो है नीति आयोग और जो भारतीय एंटरप्राइजेस की परोपकारी शाखा है, फिलैंथ्रोपिस्ट जो ब्रांच है जिसका नाम है भारतीय फाउंडेशन, उसकी साझेदारी में कॉन्वोक 2021-22 का आयोजन किया गया है। यह एक राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी है, ऐसी संगोष्ठी जिसमें कि रिसर्च पर बल दिया जाएगा। तो देखिए, रिसर्च हमारे देश में रिसर्च के ऊपर बहुत कम खर्च होता है और यही कारण है कि हमारे यहाँ पे पेटेंट्स वगैरह जो है वो भी बहुत कम है।
ठीक है। हम दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी से ही अपना यहाँ पर काम चलाते हैं। जैसे अमेरिका है तो अमेरिका रिसर्च और एजुकेशन में सबसे ज़्यादा खर्चा करता है। इस बार का अगर आप बजट देखेंगे तो हमारे यहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ के अंदर जो खर्चा किया गया है, जो बजट अलॉटमेंट है वो और भी कम कर दिया गया है, ठीक है। तो ये दिखाता है। तो इस बार बजट अलॉटमेंट सबसे ज़्यादा पता है कहाँ पर है? कैपिटल एसेट्स क्रिएट करने में है। पूंजीगत जो क्या कहते हैं उसको, पूंजीगत जो आपके एसेट्स है उनको क्रिएट किया जाएगा, लेकिन जो एजुकेशन हेल्थ वगैरह है उसके ऊपर खर्चा बहुत कम कर दिया गया। तो यहीं से पता चलता है। और अमेरिका जैसा तो जो देश है वो रिसर्च के अंदर, हेल्थ के अंदर अपने जीडीपी का सबसे ज़्यादा खर्च करता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये संगोष्ठी की गई है। संगोष्ठी में शिक्षक और शिक्षाविद होते हैं, स्कूल वगैरह जो होते हैं, वहाँ पर जो है रिसर्च को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे शिक्षा में और नए आयाम जोड़े जाएँ, उसके ऊपर इन्होंने चर्चा की है। तो नीति आयोग और भारतीय फाउंडेशन के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। फिर देखिए कुछ योजनाएं, कार्यक्रम, पहल जो है वो न्यूज़ में है, उनको पढ़ लेते हैं। तो शी एज अ चेंज मेकर, शी एज अ चेंज मेकर, तो ये महिलाओं से संबंधित है। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी स्तरों पर महिला प्रतिनिधियों ग्राम पंचायतों से लेकर संसद सदस्यों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए जो है एक अखिल भारतीय कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसका नाम है शी एज अ चेंज मेकर। तो किसने आयोजन किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। इसका उद्देश्य क्या है कि महिलाओं में नेतृत्व क्षमता, उनके निर्णय लेने, संचालन कौशल, जिसमें भाषण, लेखन आदि शामिल है, उसमें सुधार करना है। इसके तहत जो विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, जैसे कि रंभाऊ, महालगी, प्रबोधिनी, ठाणे, महाराष्ट्र के सहयोग से इनका किया गया है। ये छोड़िए, नाम याद ही नहीं रहते हैं। तो शी एज अ चेंज मेकर कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया है। और महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री रेखा शर्मा ने जो है इसको कार्यक्रम को स्टार्ट किया है। तो ये आपको ध्यान रहेगा, शी एज अ चेंज मेकर क्या है कि महिलाओं की नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत महिला आयोग के द्वारा की गई है। फिर हम मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा। तो ये उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो उड़ीसा के कुछ ऐसे राज्य हैं, राज्य तो उड़ीसा खुद है, कुछ ऐसे ज़िले हैं जो काफ़ी दूर हैं, जो मेन सिटी है उससे काफ़ी दूर हैं, तो उनको अस्पताल तक पहुंचाने के लिए वहाँ के लोगों को तो स्वास्थ्य सेवाएं एयर के द्वारा, यानी कि हवाई जहाज़ के द्वारा जो है वो शुरू की जाएगी। तो जैसे कि मलकानगिरी, नंबरपुर, कालाहांडी, नुआपड़ा जो ज़िले हैं, ये काफ़ी दूर दराज के दूरस्थ ज़िले हैं। तो यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने के लिए मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा जो है वो स्टार्ट की गई है। तो कहाँ स्टार्ट की गई है? उड़ीसा में स्टार्ट की गई है, याद रह जाएगा। अब देखिए हमारा जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, उसने एक योजना स्टार्ट की है। योजना का नाम ध्यान रखिएगा, नाम है श्रेष्ठ योजना और राष्ट्रीय फेलोशिप प्रबंधन और शिकायत निवारण पोर्टल। तो ये 2 योजनाएं स्टार्ट की गई है और ये स्टार्ट की गई है 6 दिसंबर 2021 को। 6 दिसंबर को क्या होता है? अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो पिता कहे जाते हैं, मैं तो कहती हूँ उनको राष्ट्रपिता जो है एक महीने में कह सकते हैं हम, कि इन्होंने इतना अच्छा संविधान जो है हमारे देश के लिए रचा है। तो यहाँ देखिए कि जो 6 दिसंबर जो है महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उस दिन जो है श्रेष्ठ योजना और राष्ट्रीय फेलोशिप प्रबंधन और शिकायत निवारण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। और ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा किया गया है। इसमें ये लोग क्या करेंगे कि जो श्रेष्ठ योजना जो है प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो है अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं उनको जो है ये प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति के जो छात्र होते हैं उनको निजी क्षेत्र के स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया जाएगा। और अगले 5 वर्षों में मंत्रालय ने लगभग 300 करोड़ की सहायता से अनुसूचित जाति के 24,000 के लगभग मेधावी छात्रों को सहायता देने का इसमें निर्णय किया है। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है। उसके अलावा देखिए इसमें विकास आधारित दृष्टिकोण को सक्षम करने की दृष्टि से फेलोशिप प्रबंधन और शिकायत निवारण पोर्टल सॉफ्टवेयर भी जो है वो स्टार्ट किया है। और इस पहल का उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल गांवों का एकीकृत विकास करना है। तो अनुसूचित जाति बहुल जो इलाके हैं वहाँ के बच्चों का विकास करने के लिए, हालांकि टारगेट तो कम ही है, 24,000 बच्चों को ही ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, जबकि एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्य करने की भी संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी पहल है। तो ध्यान रखिएगा, श्रेष्ठ योजना और राष्ट्रीय फेलोशिप प्रबंधन और शिकायत निवारण पोर्टल, ठीक है, तो ये जारी किए गए हैं। फिर हम आयोग और समितियों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए समिति के अंदर तो एक ही समिति हमको पढ़नी है, समिति है, और ये जो है नागालैंड से आफ्स्पा हटाने के लिए। आफ्स्पा आपको पता ही होगा, AFSPA, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है। इसके तहत क्या होता है, आर्मी को स्पेशल पावर्स दी जाती है कि वो शांति बनाए रखने के लिए वो जो है मतलब अपने जो है उनको फ्री हैंड दिया जाता है कि वो जो है अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई जगहों पर जो है, जैसे नागालैंड है, मणिपुर में आपको इरोम शर्मिला का नाम ध्यान होगा, जिन्होंने आई थिंक 60 दिनों तक, या कितने 60 दिन नहीं शायद कितने साल तक
कितने सालों तक उन्होंने जो है अनशन किया था कि भाई आफ्सपा को जो है मणिपुर से हटाया जाए। लेकिन देखिए कई जगहों पर मानवाधिकारों का हनन होता है। अगर कहते हैं ना कि एक जने की पावर जो है, एक जने की जो शक्ति है वो दूसरे जने की शोषण का जो है कारण बनती है। तो कई जगहों पर इसका मिसयूज़ देखने को आया है, इसलिए इसका विरोध होता है। तो देखिए आफ्सपा जो है हटाने के लिए नागालैंड के अंदर एक समिति का जो है गठन किया गया। समिति में अध्यक्ष कौन होंगे? तो अध्यक्ष हैं उसके विवेक जोशी। ये विवेक जोशी कौन है? तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त हैं। इसके अलावा आपने मंत्री जी पीयूष गोयल का नाम सुना है, तो ये केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इनको सौंपा गया है, तो वहाँ पर अतिरिक्त सचिव के रूप में इस समिति के अंदर ये कार्य करेंगे। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी तो कई सारे लोगों के नाम है, ये ना याद रहने ना कोई मतलब है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर जो है फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेले और उत्सव वगैरह, इसके बारे में। आप लोग बोर तो बहुत हो रहे हैं लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि अब ये लास्ट है, 2 पेज और पढ़ने हैं हमको। तो वीडियो को पॉज करके आराम से चाय वाय पानी वानी पी करके वापस से देखना स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं उसको अलग से बनाऊंगी तो 10 मिनट वैसे बनेगा, वो आप वैसे देखेंगे नहीं, तो इस बार में एक ही में आप जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। 1 पेज की बात और है, तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने देश का पहला ड्रोन मेला जो है वो संपन्न कराया। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि देश का पहला ड्रोन मेला जो है कहाँ आयोजित किया गया, तो मध्य प्रदेश में इसको आयोजित किया गया है। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना इसके अंदर आपको। फिर देखिए भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, तो इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? तो पणजी के गोवा में किया गया है, ठीक है। और उसके अलावा इसका थीम जो था वो था आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मक विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना, ठीक है। और इसका उद्देश्य लोगों के नवाचारों का उपयोग और लोगों के लिए किफ़ायती तकनीक जो है वो विकसित करना था, क्योंकि साइंस मेला है तो आपको पता ही है। फिर देखिए ऑपरेशन पढ़ते हैं, तो ऑपरेशन है मीट द चैंपियंस। तो ये ऑपरेशन किसका है? तो शिक्षा मंत्रालय और युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा जो है मीट द चैंपियन विशेष स्कूल अभियान का शुभारंभ ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा द्वारा दिसंबर 2021 में गुजरात से किया गया। ये अनूठी पहल सरकार के आज़ादी का अमृत महोत्सव का ही एक हिस्सा है। तो इसमें एक्चुअली होने को क्या है कि जो ये पदक विजेता वगैरह जो होते हैं ये स्कूल्स में जाते हैं और बच्चों को वहाँ जा कर के प्रेरित करते हैं। तो आपने एक बार सुना होगा कि APJ अब्दुल कलाम ने भी ये कहा था कि अगर आप कहीं कुछ भी अगर बनते हैं तो आपको स्कूल के निरीक्षण ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। निरीक्षण मीन्स वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चों को, किस बच्चे को आप प्रेरित कर जाएँ आपको पता नहीं, और देश निर्माण में आप जो है एक अच्छा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि प्रेरणा हमें स्कूल से ही जो है वो बच्चों को मिलती है। तो इसीलिए ये कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है बजरंग पूनिया जो है, जो कि पहलवान है, उन्होंने भी जो है यहाँ पर एक मॉडल स्कूल का दौरा किया है। फिटनेस और खेलों के प्रति जो है बच्चों के साथ में चर्चा की है। फिर देखिए एक अभ्यास है जिसका नाम है इक्विवेरन, ये हम बहुत पहले भी पढ़ चुके थे। तो ये भारत और मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास है, ठीक है। और ये कहाँ पर? मालदीव के कड़दू जो द्वीप है, कड़दू जो आइलैंड है, वहाँ पर इसको संपन्न किया गया है। उसके अलावा इसके अंदर जो बातें हैं उसको छोड़िए। इक्विवेरन का मतलब क्या है? तो इक्विवेरन जो है दिवेही भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मित्र, ठीक है। और नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलेंगे। फिर देखिए भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन केंद्रित ऑपरेशन हुआ है। और ये बेसिकली जो है भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में इसलिए हुआ है ताकि जो हमारा हिंद महासागर वाला क्षेत्र है वहाँ पर जितने भी, जैसे कि चाइना का वहाँ पर प्रतिनिधित्व ज़्यादा होने लगा है, चाइना वहाँ पर एक्वायरमेंट ज़्यादा करने लगा है, तो उसके संबंधित जो है इसका आयोजन किया गया था। उसके अलावा इसके और भी लक्ष्य थे, जैसे कि वाणिज्यिक नौवहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वैध समुद्री गतिविधियाँ, इनके संचालन से लेकर के इस ऑपरेशन को आयोजित किया गया था। तो INMNDF और SNL के बीच एक त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास जो है उसको भी आयोजित यहाँ पर किया गया था। इतना ही काम का है इसके अंदर कि भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में जो है ये केंद्रित ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किया गया था। फिर हम कुछ पोर्टल्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला पोर्टल है ई-अमृत पोर्टल। तो ये भारत ने यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में जारी COP26 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर एक वेब पोर्टल ई-अमृत को जो है लॉन्च किया है। तो ई-अमृत पोर्टल का संबंध किससे है? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से, ई व्हीकल्स को लेकर के, ठीक है। फिर जो है अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन जो है वो स्टार्ट की गई है। तो हमारे वही केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार जो हैं उन्होंने जो है नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ को शुरू किया है। इसका नंबर है 14566, ठीक है। और ये पूरे देश में हिंदी, अंग्रेज़ी और राज्य की जो क्षेत्रीय भाषाएँ हैं उसके अंदर ये कार्य करेगा।
और इसका देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना। उसके अलावा जो है देश भर में किसी भी दूरसंचार ऑपरेटर के मोबाइल या लैंडलाइन नंबर से वॉइस कॉल VoIP से हेल्पलाइन को एक्सेस किया जा सकता है। यह वेब आधारित है, सर्विस पोर्टल है। तो इसमें जो ये नागरिक अधिकार दिए गए हैं, अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989, नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955, इनके प्रावधानों के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी की गई है। फिर देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना जो कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, नदी जोड़ो परियोजना का भाग है। यह है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। जब मैं आपको आर्थिक समीक्षा बताऊंगी और ये आपका बजट बताऊंगी तो वहाँ पर अभी जो है 5 योजनाएं ऐसी जारी की है नदी जोड़ो परियोजनाओं के तहत। तो उसमें उनका भी नाम हमको पता होना चाहिए कि भाई किन नदियों को जोड़ा जाएगा। तो देखिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको जो है 8 दिसंबर 2021 को मंजूरी दे दी गई है। और इसमें जो है लाभ होगा किसको, तो इसमें जो है देश में नदियों को आपस में जोड़ने की प्रमुख केंद्रीय पहल है। और इसमें जो है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से जो है इसमें हस्ताक्षर किए गए हैं। तो MP और UP को जो है इससे लाभ होगा। ठीक है, तो ये है केन बेतवा लिंक नहर प्रोजेक्ट। फिर है कोवोवैक्स। ये कोवोवैक्स क्या है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए कोवोवैक्स नाम की वैक्सीन का आपात प्रयोग करने को स्वीकृति दी है। इससे कम आय वाले जो देश हैं उनमें अधिक लोगों को टीकाकरण के लिए चल रहे प्रयास से प्रोत्साहन मिलेगा। यह वैक्सीन अमेरिका स्थित नोवावैक्स से लाइसेंस के तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित है। तो ये नई वैक्सीन है, इसका नाम ध्यान रखिएगा कोवोवैक्स। RS मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर भी ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि भाई जो कोविड-19 है उसके लिए कितनी वैक्सीन जो है अब तक मार्केट में आ चुकी है, उनके बारे में कुछ बताइए। तो कोवोवैक्स अगर आए तो आप उसमें लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, अब देखिए इसमें क्या है कि कोवोवैक्स जो होता है कहाँ गया, हाँ, कोवैक्स वैक्सीन की 2 खुराक ली जानी ज़रूरी है और इसका भंडारण 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच ठंडे तापमान पर किया जाता है। ठीक है, UN स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार आपात प्रयोग सूची इमरजेंसी यूज लिस्ट के तहत किसी वैक्सीन की गुणवत्ता, उसके सुरक्षा मानक और कुशलता का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको जो है भी मंजूरी दी गई है। फिर कुछ स्मॉल न्यूज़ है, इसको देख लेते हैं कि एक टी सेतु बनाया गया। तो टी सेतु कहाँ बनाया गया, तो उड़ीसा के अंदर इसको बनाया गया है। तो इसका आकार टी के आकार का है, इसीलिए इसका नाम टी सेतु है। फिर तमिलनाडु में तमिल थाई वजतु जो है इसको राज्य गान जो है वो घोषित किया गया है। ठीक है, स्टेट का जो गान है वो इसको स्टेट एंथम जो है वो घोषित किया गया है। और इसमें एक आदेश भी जारी किया गया है कि दिव्यांगों को छोड़कर सभी को 55 सेकंड का लंबा गीत गाते समय खड़ा रहना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अब हमारे पास देखिए सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पर एक बहुत ही लंबा निबंध है। आपके पास समय हो तो इसको आप पढ़िएगा, और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको आपको पढ़ा भी दूंगी। लेकिन इसमें जो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में। जैसे कि अगर आप फॉरेस्ट का एग्ज़ाम दे रहे हों, और उसके अलावा जैसे कि हालांकि करंट में भी आता है, लेकिन RS प्री में भी इसमें से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ समिट, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। तो इसको हम जो है अलग से पढ़ लेंगे। अभी जो है हम क्वेश्चन आंसर्स जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स देखिए, तो फर्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मेट्रो रेल परियोजना का जो है वो उद्घाटन किया है। तो इसमें जो है इन्होंने जो कानपुर मेट्रो रेल है उसका उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ी से 100 शिकार ये क्या है, अच्छा, करने वाले भारतीय विकेट कीपर जो है वो कौन है। तो इसमें जो भारतीय विकेट कीपर हैं वो है ऋषभ पंत, और इनको अभी उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारतीय विदेश सेवा यानी IFS के 1989 बैच के किस अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। तो ये आपको पता ही है, इनका नाम क्या है, विक्रम मिस्त्री। ठीक है, वो मिस्त्री हमने पढ़ा था, ये मिस्त्री है, विक्रम मिस्त्री। विश्व के अब तक के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया है। तो ये है अमेरिका। ऑफकोर्स ऐसे बड़े काम अमेरिका ही करती है। अब देखिए ह्यूरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रिपोर्ट या आंकड़ा जारी किया गया था जिसमें ब्रिटेन को पछाड़कर कौन सा देश जो है यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में आगे जो है वो आया है। तो उसमें तीसरे स्थान पर जो है वो आया है। ठीक है, भारत जो है वो यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में ब्रिटेन को पछाड़कर तीसरे स्थान पर आ गया है। फिर देखिए दुबई में 24 नवंबर के दौरान संपन्न फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब नॉर्वे के किस शतरंज मास्टर ने जो है वो जीता है। तो उनका नाम है मैग्नस कार्लसन। ठीक है, फिर है पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS खुकरी को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में दिसंबर 2021 में सेवामुक्त कर दिया गया। इसे कमीशन कब किया गया था।
तो इसे कमीशन जो है 1989 के अंदर किया गया था। ये इसका आंसर है। प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों के लिए कोविड-19 के विरुद्ध एहतियाती खुराक कब से शुरू करने की घोषणा जो है वो की गई है? तो ये जो है इसको शुरुआत करने की घोषणा 10 जनवरी 2022 से की गई है। फिर है, जापान ने अपने किस संचार उपग्रह को तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से जो है वो लॉन्च किया है? तो उन्होंने जो है इसको, यह है इनमार्सेट 6F1 के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया है। अब देखिए, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता आर्क बिशप एमसन टूटू एमेरिटस डेस्मंड टूटू किस देश से संबंधित है, जिनका अभी हाल ही में जो है वो निधन हो गया? तो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। ये तो हमने अभी पढ़ा ही था, ठीक है। फिर नीति आयोग के द्वारा दिसंबर 2021 में जाति स्वास्थ्य सूचकांक, क्या लिखा है, सॉरी, जारी स्वास्थ्य राज्य स्वास्थ्य सूचकांक चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य जो है इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। फिर है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में विश्व का सबसे महंगा शहर जो है वो कौन सा है? तो सबसे महंगा शहर विश्व का है वो है आपका तेल अवीव। तेल अवीव कहाँ पर है? इजराइल में। फिर है, नेहरूजी पाइनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक के रचनाकार कौन है, जिसे चौथे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज के विजेता के रूप में भी जो है वो चुना गया है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है दिनयार पटेल। ये भी ध्यान रखेंगे। फिर किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है इस बार किनको मिला है? उनका नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज। किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से 1 दिसंबर 2021 को सम्मानित किया गया था, जो ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले 8वां राज्य पुलिस बल बन गया है? तो इसका उत्तर जो है वो है आपका डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। फिर दिसंबर 2021 के पूर्वार्ध में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान जवाद का नामकरण किस देश के द्वारा जो है वो किया गया है? तो ये जो है सऊदी अरब के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। फिर है इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन जिसका नाम है ICA द्वारा प्रकाशित 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट में जो है 2021 में शीर्ष सहकारी समिति का दर्जा किसको मिला है? तो शीर्ष सहकारी कमेटी का जो दर्जा है वो इफ़को भारत को मिला है। केंद्र सरकार ने किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का चेयरमैन जो है नियुक्त किया है? तो अलका उपाध्याय, ये हमने अभी पढ़ा था। तो ये हो गए इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हमने पढ़ लिए हैं। एक बार मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि आपको जो है 30-40 मिनट का वीडियो बनाएंगे, जिसमें और भी जो 1 लाइनर बताएंगे हम और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को हम जो है वो रिवाइज़ करेंगे। और ये वाला जो इसका है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको पढ़ा दूंगी, बाकी आप इसको खुद भी रीड आउट कर सकते हैं। वैसे तो सतत विकास एवं जलवायु परिवर्तन, तो ये जो है मुख्य परीक्षा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहेंगे तो इसे पढ़ा दिया जाएगा। बाकी जो है अब फेब की क्रोनोलॉजी जो है उसको आ गई है, तो पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे। सेकंड वीडियो प्रोबेबली आज या फिर कल तक जो है उसका अपलोड हो जाएगा, जिसमें हम बजट पढ़ेंगे और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।